नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए श्रीलाल शुक्ल जी की कहानी कुंती देवी का झोला। बसंत का प्रभात था और कहने की जरूरत नहीं कि सुहावना भी था। कविता की परंपरा में वह इसके अलावा और क्या क्या था, यह कहने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं। जो कहना है वह यह है कि ऐसे ही प्रभात में कुंती देवी के साथ के 5 आदमी, जिन्हें आप बड़ई लुहार की तरह उनके व्यवसायिक नाम से पुकारना चाहें तो डकैत कह सकते हैं, हिम्मतपुरा गांव में आए और नीम की छांव में उसी कुएं की जगत पर बैठ गए। यहाँ वे कल दोपहर को भी आकर बैठे थे। फर्क इतना था कि कल 5 की जगह वे 11 थे और उनके साथ कुंती देवी भी थी। जिस तरह बड़ई लुहार और दूसरे कामगार अपने काम से फुर्सत पाकर चना चबेना करने के लिए अपने औजारों के साथ किसी भी कुएं की जगत पर बेखटक बैठ सकते हैं, लगभग उसी इत्मीनान से अपनी अपनी बंदूकें और राइफलें लिए वे पांचों भी वहां बैठे रहे और जिंदगी के बारे में छोटी मोटी बातें करते रहे। पर जिस लड़के को भेजकर उन्होंने पूरे गांव के आदमियों को कुएं पर आने के लिए बुलाया था, उसके गांव के दूसरे छोर तक पहुंचते पहुंचते चारों ओर सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे गांव वाले वहां सिमटकर आते गए और जमीन पर बैठते गए। प्राचीन काल होता तो वे मुंह में तिनके दबाकर अपने अब आगे आगे कोई गायें लेकर आते, पर बिना इन अलामतों के भी उनके चेहरे बता रहे थे कि वे सभी अपने प्राणों की भीख चाहते हैं। जो पहले खेतों पर चले गए थे, डकैतों ने उन सबके लौटने का इंतजार नहीं किया। उनके काम भर का श्रोता वर्ग आ चुका था। एक दूसरे सिरे तक उस पर पैनी निगाह डालकर डकैत ने कहा, कुंती देवी का झोला कहाँ है? कुंती देवी इस गिरोह की नेता थी और सिर्फ इस कारण से कि वे महिला और दस्यु साथ साथ थी। पुलिस और प्रेस के बीच दस्यु सुंदरी कही जाती थी। गांव वालों को उनकी सुंदरता का पता ना था। उनके पल्ले कुंती देवी की तो दस्युता भरी पड़ी थी। यह अकेला जुमला सुनकर गांव वालों को तुरंत समझ में आ गया कि कोई एक झोला है जो कुंती देवी का है और खो गया है, और यह भी समझ में आ गया कि वे अब गहरे संकट में हैं। डकैतों ने डांट डपट नहीं की। ताकत के एहसास से उपजी जिस शिष्टता का परिचय नादिर शाह ने शहनशाह मोहम्मद शाह से कोहिनूर हीरा हासिल करने के लिए दिया होगा, उसी के साथ वे गांव वालों को अपनी बात समझाते रहे। कल उनका गिरोह इसी गांव से निकला था। इसी कुएं पर रुककर उन्होंने रोटी खाई थी। चलते वक्त कुंती देवी अपना झोला यहीं कहीं भूल गई थी। अभी उसका पता नहीं चला। गांव वालों को चाहिए कि वह जहां कहीं भी छिपा कर रखा गया है उसे निकालकर वापस कर दें। 2-1 दिन में हम लोग फिर आएंगे। दूसरे डकैत ने कहा, अगर तब तक तुम लोगों ने झोला वापस नहीं किया तो बर्बाद हो जाओगे। यह धमकी थी, पर आशीर्वाद की तरह दी गई थी। इसके झटके से गांव वाले उबर भी ना पाए थे कि ऐसी कड़क के साथ जो फिल्मों और नाटकों में डकैतों के लिए खासतौर से सुरक्षित की गई है। तीसरे डकैत ने कहा, और खबरदार, अगर इस सब के बारे में पुलिस को बताया तो किसी की खैर नहीं। तुम में से एक एक को गोलियों से भून दिया जाएगा। आवाज नहीं, संवाद भी फिल्मी था, पर उससे गांव वालों का संकट घटा नहीं। उन्हें जकड़कर वहीं जम गया। कोई कुछ बोला नहीं, सिर्फ वे पांचों चलने को तैयार हुए। तब तक एक बुढ़े ने बैठे ही बैठे हाथ जोड़कर पूछा, मालिक, यह झोला कैसा है? मतलब कपड़े का, और कुछ रंग या वंग कुछ बारे में बताइए। एक डकैत ने कहा, गांधी आश्रम का है। बुढ़े के चेहरे ने बता दिया कि वह कुछ समझ नहीं पाया। तब डकैत ने धीरे से समझाया, खादी का है, हरे और सफेद रंग का, कंधे से लटकाया जाने वाला। उसी दिन सरे शाम गांव में पुलिस ने धावा बोला। आते ही उन्होंने एक एक घर की तलाशी ली और जब उन्हें कुंती देवी का झोला नहीं मिला तो 2 घरों में उन्हें देसी कारतूसी तमंचा मिल ही गया। उसके बाद जिन पर तमंचे का इल्जाम था उनकी रस्मी पिटाई करके पुलिस ने भी गांव वालों को उसी तरह एक जगह इकट्ठा किया और कहा, हमें पता चल गया है कि कुंती का गिरोह आज यहाँ आया था। तुमने हमें इसकी इत्तला क्यों नहीं दी? अरे क्यों वे प्रधान के बच्चे? प्रधान का बच्चा यानी हेकड़ी के साथ गांव सभा चुनाव जीतकर जो प्रधान बना था वह तो पीछे दुबका खड़ा था। उसने कहा, हमारी जानकारी में यहाँ कोई नहीं आया सरकार।
इसके जवाब में पुलिस ने गोलियों की बौछार शुरू कर दी और जब तक वह बदलकर मूसलाधार बारिश बनी तब तक प्रधान के इस वाक्य से गांव वालों ने आपस में कोई बात किए बिना एक बात तय कर ली। सभी गुहार मचाने लगे कि उनके गांव में कुंती देवी या उनके गिरोह का कोई आदमी कभी नहीं आया। एक बात हिलाकर, रोकर, बहककर, घिघियाकर, कसमें खाकर, अकड़कर, सारी मुद्राएं दिखाकर कही गई जो झूठ का इल्जाम लगने पर हर सच्चे आदमी को दिखानी पड़ती है। जवाब में पुलिस ने गालियां दी, ज्यादा उत्साह से बोलने वालों को एक आध पेद भी लगा दिए। तब दरोगा जी ने कहा, तुम सभी जानते हो कि हर गांव में परसों भारी डाका पड़ा है। यह कुंती देवी के गिरोह का काम है। डाके में 2 किलो वजन के सोने के जेवर लूटे गए हैं। उनकी कीमत जानते हो? 5 लाख रुपए। हमें पता है कि कुंती ने जेवर इसी झोले में रखे थे। तुम लोग यह 5 लाख का माल चुपचाप हजम करना चाहते हो। ट्रक के पहियों में जिस पंप में हवा भरी जाती है उसी में मेंढक के पेट में हवा भर दी जाए तो क्या होगा? पेट भड़ाम से फूट जाएगा। तुम्हारा भी वही हाल होने वाला है। 5 लाख रुपया हजम करना तुम्हारे बूते का नहीं, पूरे गांव पर दफा 412 लगेगी। फिर कड़क कर बोले, निकालो झोला। पर जिसका झोला था जब वही गांव में नहीं आई तो झोला कहां से आता? फिर भी पुलिस ने गांव वालों को झोला बरामद करने के लिए 24 घंटे का समय दिया। दूसरे दिन शाम को दोबारा आने की धमकी दी और 2 देसी तमचों और उतने ही अभियुक्तों के साथ थाने की ओर वापस चले गए। गांव बहुत छोटा था, यही 40-50 घर, यानी बीहड़ के एक सिरे पर झोंपड़ियां जैसे किसी चुचके मटमेले चेहरे पर मुहासे फैले हों। सभी धरती के छोटे छोटे रूखे सूखे टुकड़े जोतकर जवार, चना या अरहर पैदा करते, जो कभी होती और कभी ना होती। इतना अच्छा था कि एक और बस्ती के पास ही, जहां धरती इतनी उबड़ खाबड़ ना थी, कटीली झाड़ियों का एक छोटा सा जंगल था और कुछ महुए के बाग थे। चना और अरहर उतना नहीं जितना गांव वालों को महुए का सहारा था। वे सफेद तिल मिलाकर उन्हें कूटते और उसे खाते। फल के छिलके की गर्मियों में सब्जी पकाते, फल का तेल निकालते और साल में एक आध बार जब तीज त्योहार में पूड़ी खाने की धार्मिक मजबूरी होती तो इसी तेल में पूड़ियाँ तलते। महुआ के पत्तों का पत्तल में उपयोग करते। महुए की लकड़ी कमजोर होती है, दरवाजे और चौखट उतने अच्छे नहीं बनते, पर वे दरवाजे और चौखट भी बनाते। मर जाने पर महुए की लकड़ी अपनी चिता में जलाते। उसके लिए वह घरेलू फर्नीचर के मुकाबले सचमुच ही ज्यादा कारगर सिद्ध होती। ऐसे लोगों के सामने 5 लाख रुपए की गिनती मोटर पंप की मदद के बिना उनके पेट को गुब्बारे जैसा फुलाकर फोड़ने के लिए काफी था। बचत इसी में थी कि झोला खोज निकाला जाए और इसके पहले कि उनके पेट भग से फूटे और सही हाथों में सौंप दिया जाए। पर सही हाथ सवेरे के मेहमानों के होंगे कि शाम वालों के, यह तय नहीं हो पाया। फिर भी वे रात भर अपने अपने घरों के पास झोले की तलाश करते रहे। लालटेन लटकाकर कुएं में कई बार कांटा भी डाला। सवेरा होते ही उन्होंने आसपास का जंगल, बारो और बीहड़ भी छाना, पर झोला नहीं मिला। उनकी जगह उन्हें गांव के दूसरी ओर के बीहड़ की राह से आते हुए वे 5 आदमी मिले जो द्वापर होता तो कुंती के 5 पति होते। कलयुग में वे केवल उसके कारकुन थे। 3 दिन तक यही होता रहा। कभी डाकू आते, कभी पुलिस वाले। गांव वालों की छाती पर बिछे हुए किसी अनदेखे तख्ते के एक और छोर पर डाकू और दूसरे छोर पर बैठे पुलिस के लोग सीसा का खेल खेलते रहे। हर बार गांव का कोई ना कोई आदमी पिटता, उसकी छाती की और राइफलें तनती, गांव को जला देने की धमकी मिलती और उनके दिलों में इतनी ठोस दहशत बैठ जाती कि रात को घंटों धोने पर भी महुए का ठर्रा उसे धो नहीं पाता। तब चौथे दिन प्रधान ने बुंदेलखंडी चमरौधा जूतों पर मैली धोती, उजला कुर्ता, टोपी और अंगोछा पहना। 2 जवानों को साथ लिया। सबकी आंख बचाकर कई कोस दूर उस कस्बे का रास्ता पकड़ा जहां उनके एमएलए रहते थे। पर यह विदेश यात्रा और एमएलए के साथ हुई शिखर वार्ता भी असफल रही। हुआ यह कि एमएलए सिद्धांतवादी निकले। उन्होंने कहा कि मामला 5 लाख रुपए जेवरों का है। पुलिस अगर उसकी तलाश कर रही है तो ठीक ही तो कर रही है। अगर वे जेवर तुम में से किसी के पास हैं तो उन्हें तुरंत थाने पर जमा कर देना चाहिए। इसमें मैं तुम्हारी मदद क्या कर सकता हूँ? चाहो तो बस इतना कि वह झोला तुम मेरे हवाले कर दो। तुम्हारी तरफ से मैं उसे थाने पर जमा कर दूंगा। तुम्हें खुद थाने आना नहीं पड़ेगा। पता नहीं वहां पर क्या बीते। यह और देख लूंगा कि पुलिस तुम्हारा चालान ना करे, मुकदमे में तुम्हें सरकारी गवाह ना बना ले। उस दिन अपनी भावी योजना की बानगी के तौर पर डाकुओं ने
3 झोपड़ियां जला दी और पुलिस ने उतने ही आदमियों का नाजायज शराब बनाने के जुर्म में चालान कर दिया। 5वें दिन दोपहर को 2 लड़के अपने एक निजी काम से कंटीले जंगल की ओर गए। उनमें बड़ा 12 और छोटा 10 साल का था। कहा जा चुका है कि बसंत की सुहानी ऋतु थी और हर सुहानी ऋतु में उन्हें जंगल में भटकना अच्छा लगता था। निजी काम यह था कि उन्हें घुंची इकट्ठी करनी थी। भगवान ने घुंची के लाल दानों के ऊपर जो काली बुंदी लगा दी है वह इन लड़कों को खास तौर से अच्छी लगती है और आज उन्होंने सोचा था कि वे चुपके से जंगल में निकल जाएंगे और ढेर सारी घुंची इकट्ठा कर लेंगे। उन्होंने किया भी उसी धुन में। उस झुरमुट के पास पहुंच गए जब महुए के 2-4 पेड़ों के इर्द गिर्द झाड़ियां बड़ी गाझीन हो गई थी। उनके अंदर घुसना आसान ना था, पर भीतरी अंधेरे को बेध कर आती हुई धूप के चकतों में उन्हें घुंची की दुबली पतली लताएं ना दिखते हुए भी दिखाई पड़ गईं। उन्होंने इस माहौल में उनसे लटकी हुई कुछ फलियां भी देखी जो आधा सूखकर बीच से फट गई थी और जिन पर चिपके हुए घुंची के दाने उन्हें लाल लाल चिकनी चमक के साथ अपनी ओर खींच रहे थे। झाड़ियों के नीचे से घुटनों के बल खिसक कर वे धीरे से झुरमुट के बीच जा पहुंचे। अपनी पीठ एक महुए के तने से टिकाकर धूप छाई धुंधलके में चारों ओर निहारने लगे। वहां उन्होंने तने के दूसरी ओर पड़े हुए हरे सफेद झोले को देखा। दोनों के चेहरे ठस हो गए, उनकी आंखें फैल गईं और कुछ देर वे एक दूसरे को बिना पलक मांझे देखते रहे। धीरे धीरे उनके चेहरों में हरकत आई और बड़े के होठों पर हल्की मुस्कान। बाद में उसके होंठ फैल गए। वह जोर से हंसने ही वाला था कि छोटे ने उसके मुंह पर अपना छोटा सा पंजा उठाकर ढक्कन जैसा लगा दिया। तब बड़े ने उसकी सूझ की तारीफ में सिर हिलाया। एक हाथ से उसका हाथ अपने मुंह से हटाया और दूसरा हाथ ले जाकर झोले को अपनी ओर खींच लिया। छोटे ने फुसफुसाकर कहा, देख क्या है। झोला खींच लिया, पर बड़े की उंगलियां ठीक से नहीं चल रही थी। मुश्किल से खोल पाया। ऊपर एक मैला तौलिया था, उसे धीरे से झटककर जमीन पर डाल दिया। उसके नीचे एक कपड़े की छोटी सी पोटली थी। उसे खोलने पर 4 सूखी रोटियां मिली, एक बड़ा सा प्याज भी। कपड़े के खूंट में एक गांठ बंधी थी। खोलने पर नमक मिला। अरे फेंक दे, रोटी कई दिन की बासी है। छोटा वैसे ही फुसफुसाया, पर बड़ा बोला, रहने दे, गरम कर लेंगे तो बुरी नहीं लगेंगी। सूखे चमड़े के टुकड़ों जैसी इन रोटियों को दोनों गंभीरता से देखते रहे। तब छोटे ने कहा, यह तो हमसे भी ज्यादा गरीब है। बड़ा बड़ी देर तक सोचता रहा। बोला, पता नहीं क्या दुख है उसे जो 4 रोटी बांधे बीहड़ों में भटक रही है। आगे के सामान की तलाशी उसने ज्यादा कारागार उंगलियों से ली। उस एक कांसे का गिलास निकला, फिर एक 3 इंची शीशा और एक कंघा। बड़े ने शीशे में मुंह देखा, रौब से आंखें मत्थे पर चढ़ा ली। अब छोटे के हंसने की बारी थी, पर बड़े ने हंसने नहीं दिया। नीचे कागज में लिपटी हुई कोई चीज थी। छोटे ने बड़े दिलचस्पी से कहा, इसमें गुड़ होगा। तमंचा, बड़ा बोला और अपनी इस बार की आवाज पर सक पका गया। वे अंग्रेजी जानते होते तो समझ जाते कि वह 32 बोर का एक छोटा सा स्मिथ एंड पेसन रिवॉल्वर है, इस्पात का नीला सा खूबसूरत खिलौना। उन्होंने गांव में एक आध बार देसी कारतूसी तमंचे देखे, पर वे बहुत बड़े और बदरंग होते हैं। यह सचमुच ही खिलौना जैसा प्यारा और चिकना था। उनके मन में आतंक था, पर उसका चिकनापन उन्हें मजबूर कर रहा था। बड़े ने उसे कई बार बारी बारी से दोनों हथेलियों से उलट पुलट कर देखा। तमंचा चलाने की मुद्रा में उसका हत्था भी एक बार हथेली में पकड़ा। तब तक छोटे का धीरज जवाब देने लगा। उसने भी हाथ बढ़ा लिए कि हथेलियों में बंधे हुए इस खिलौने को सहलाना शुरू किया। तभी तमंचे से एक गोली छूटी और पता नहीं किधर गिर गई। झुरमुट का सन्नाटा छिन भिन हो गया। अचानक ऊपर के पेड़ों और झाड़ियों से सैकड़ों चिड़ियां चीखती हुई निकली और चारों ओर उड़ चली। वे उन चिड़ियों को देख नहीं सकते थे, पर उनकी विकृत आवाजें घबराहट और जड़ता के बावजूद उन्हें सुनाई पड़ रही थी। ज्यादातर कौवे थे, उनसे भी ज्यादा तोते। रिवॉल्वर उनके हाथ से नीचे गिर गया। उन्होंने एक दूसरे के कंधे भींच लिए। अचानक बड़े ने कहा, उठ। सब कुछ वहीं जैसे को तैसा छोड़कर भागे, पर उसके पहले उन्हें कुछ देर पेट के बल घिसटना पड़ा। कोई दबाव था जिसके कारण वे गांव की ओर नहीं, बीहड़ की ओर भागे। झुरमुट पार करते करते उन्हें दूर से अपने पीछे गोली चलने की आवाजें सुनाई थी। वे झुके झुके कुछ और तेजी से भागे और एक कम गहरे भर के कुएं में कूद गए। वहां उन्होंने रुक रुक कर दागी जाने वाली गोलियों की कई आवाजें सुनी।
वे टेढ़े मेढ़े भड़कों में भागते हुए काफी देर भटकते रहे। उन्हें हर तीसरे कदम पर गोलियों की आवाज सुनाई पड़ती। बार बार उन्हें लगता कि अगली गोली उनकी पीठ पर लगेगी। बिना कुछ सोचे विचारे टोटका जैसे करते वे अपनी हाफ पैंट की जेबों में भरी हुई घूंची बीहड़ रास्ते में फेंकते गए। जब उनकी गोलियां खाली हो गई, जेबें खाली हो गई, तब उन्होंने चैन की सांस ली, पर गोलियों की आवाजें अब भी गूंज रही थी। बड़ी देर तक लंबा चक्कर काटकर वे एक भरके से गांव के दूसरे छोर पर निकले और सबसे पास वाली झोपड़ी में घुस गए। वहां सुनने को गोलियां नहीं, गालियां तो मिल ही गईं। जो बुढ़ा चारपाई पर सिकुड़ा पड़ा था, गालियां खत्म करके अंत में बोला, भाग जाओ, चुपचाप घर में जाकर बैठो। बदहवास चेहरे लिए छिपे छिपे एक से दूसरी दीवार का सहारा लेकर वे अपने घर पहुंचे। बाहर गलियारों में कोई नहीं था, अंदर सब लोग दुबके बैठे थे। रुक रुक कर चलने वाली गोलियों की आवाज यहाँ ज्यादा साफ सुनाई देती। सन्नाटा था। चिड़ियों ने चीखना बंद कर दिया। थोड़ी देर में उन्हें दूर किसी मोटर की घरघराहट सुनने को मिली। एक बुजुर्ग ने कहा, पुलिस की दूसरी मोटर आई होगी। बुजुर्ग की बातों से पता चला आज भी दोपहर में पुलिस गांव में आई थी, पर लौटते लौटते उनका दस्ता जंगल के पास अचानक रुक गया। उन्होंने जंगल की 3 तरफ से घेराबंदी कर ली। पुलिस का एक जत्था बीहड़ की तरफ बढ़ रहा है। शुरू में एक गोली चलाकर डाकू जंगल में चुपचाप घात लगाए बैठे। लगता है कि मुठभेड़ घंटों चलेगी। जब डाकू भी जवाबी गोलियां चलाएंगे तो घमासान लड़ाई होगी, पर पुलिस ने को उन्हें अंधेरा होते होते मार लेना चाहिए, नहीं तो मुश्किल होगी। अंधेरा हो गया तो डाकू बीहड़ में कूद जाएंगे। छोटे ने यह सब बड़े ध्यान से सुना। वह कुछ कहना चाहता था, पर बड़े ने हाथ दबाकर उसे रोक दिया। कुछ देर में एक दूसरे को चोर निगाहों से देखते हुए वे दहलीज पार करके अंदर आंगन में चले गए।